हमारा जो नया संवत्सर है, नव वर्ष है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही क्यों प्रारंभ होता है, अन्य महीनों में क्यों नहीं होता है? इसका शास्त्रीय पक्ष क्या है, इसको जानते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, यानी उस दिन से ही हमारा जो दिनमान, वर्ष इत्यादि, अयन इत्यादि प्रारंभ हुए, उस दिन से ही प्रारंभ हुए। इसलिए इस दिन पूरी प्रकृति में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ऋतुओं का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन, हर प्रकार का परिवर्तन, एक खुशी का माहौल सा प्रकृति में नजर आता है। और शास्त्रीय दृष्टि से इस दिन ही ब्रह्मा जी ने हमारे नए युग का प्रारंभ किया, ऐसा माना जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर भगवती ने जो नवरात्र हम 9 ही दिन क्यों मनाते हैं, तो 9 दिनों में भगवती ने महिषासुर इत्यादि जो राक्षस दानव हैं उनका मर्दन किया। 9वें दिन उन पर विजय प्राप्त। 9वें दिन भगवान श्री राम जी का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। अब इस वर्ष के बारे में जानते हैं, इस वर्ष का क्या फल होगा, इस वर्ष में क्या चीजें होंगी, क्या चीजें घटित हो रही हैं और क्या चीजें आगे घटित होंगी, इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। संवत्सर 60 होते हैं और उनका जो फल है वह इस प्रकार से है। वत्सरा षष्टिराख्याता नाम तुल्य फल प्रदाह। 60 संवत्सरों के अनुसार, उनके नाम के अनुसार उनका फल होता है। तो पहले जो संवत्सर हैं वो भगवान ब्रह्मा के हैं, फिर विष्णु के हैं और फिर रुद्र के हैं। तो जो ये लास्ट के संवत्सर हैं ये रुद्र के हैं और इसमें रौद्र नामक संवत्सर है। जिस संवत्सर का फल अच्छा नहीं माना गया है, रुद्र भगवान जो हैं वो तमस का नाश करने वाले हैं और उनको जो है संहार के देवता बताया जाता है। संहार होना भी आवश्यक है। तो सृष्टि में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसमें बुरा तो कुछ नहीं है, पर समय अनुकूल नहीं है, हम ये कह सकते हैं। और बृहस्पति जो है इस बार हमारे राजा हैं और मंगल जो है मंत्री हैं। बृहस्पति जो है अभी मिथुन राशि पर हैं। मिथुन राशि पर होने से गुरु का क्या फल होता है, शास्त्र कहते हैं अनावृष्टि प्रजानाशो वैरम मिथुने गुरौ करके गुरु महावृष्टि देश भंगो महर घता। अनावृष्टि होना, बारिश का कम होना या कई जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में हो जाना, अनावृष्टि अचानक ही हो जाना। प्रजा में विनाश की ओर उन्मुख होना, प्रजा में परस्पर युद्ध कलह इत्यादि होना, वैर भाव होना। यदि मिथुन राशि में गुरु ऐसे होते हैं, गोचर के अनुसार ऐसा फल होता है। और फिर आगे गुरु कर्क में जाएंगे, अभी तो मिथुन में है। कर्क में जाने से भी महावृष्टि कहा, महावृष्टि और देश भंग कहा। हम ये कह सकते हैं कि देश के अंतर्गत जो हमारी सरकार है उनमें ही आपस में खूब बड़ा मतभेद हो सकता है गुरु के कर्क में प्रवेश करने से। और जो गोचर की कुंडली बन रही है कल के अनुसार, उसमें मीन लग्न होगा कल प्रातः। मीन लग्न में शुक्र, शनि, सूर्य और चंद्रमा की युति होगी, जो दर्शाती है शनि व्ययस होके लग्न में जाते हैं और व्यय भाव में मंगल और राहु बुध के साथ अच्छा संयोग नहीं बनाते। तो इसकी वजह से जो बाहरी देश हैं, द्वादश भाव सीमा से अंतर देशों का फल कथन करता है। तो बाहरी देश, विदेशी ताकतों में शनि के जनित चीजें जैसे गैस, तेल, पेट्रोल इत्यादि अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।
अभी आप जो देख रहे हैं तो सामान्य है, इसमें और उतार चढ़ाव आएगा। और जो शेयर मार्केट इत्यादि हैं, राहु होने से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों मार्केटों में आपको बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा पूरे वर्ष। सबसे अधिक अर्थ पक्ष पर ही यह प्रभाव करेगा। क्यों? इसका कारण है शुक्र उच्च के हैं मीन में और वो शनि मित्र के साथ हैं, तो इसलिए जो मीन लग्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग भी अष्टमेश प्लस तृतीयेश होकर शुक्र लग्न में जा रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। तो इसलिए जो लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं वो और अधिक इस महत्वाकांक्षा की बढ़ाने के चक्कर से बहुत सारे देशों में उथल पुथल मचेगी और आर्थिक तंगी और आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाएगी। ये तो वर्ष भर का फल है। दुर्भिक्ष इत्यादि होना, सामान्यतः प्रजा में कलह होना, इस प्रकार मंत्री मंगल होने से युद्धों की संभावना है, जैसे कि देखने को मिल भी रहा है। आप देख रहे हैं युद्ध हो रहे हैं और ये युद्ध कहीं तृतीय विश्व युद्ध का और बढ़ न जाए, इसकी भी संभावनाएं हैं, परंतु पूर्ण संभावनाएं हम नहीं कहते हैं, क्योंकि कुछ ग्रह इसको रोकने में भी कार्यगर होंगे। मंगल 42 दिन 28 दिन इस प्रकार से ये ग्रह गोचर परिवर्तन करते ही रहते हैं। प्रायः शनि, गुरु, राहु और केतु का लंबा गोचर चलता है। बाकी ग्रह तो सामान्यतः 30 से 45 दिन के अंतर्गत राशि परिवर्तन कर देते तो फल परिवर्तन हो जाता है। फिर भी तनाव की स्थिति तो रहेगी। अब हम जानते हैं कि नवरात्रों में भगवती की कैसी उपासना करनी चाहिए, कब कलश स्थापना करनी चाहिए और कब कलश विसर्जन करना चाहिए। इस बार डोला है, डोलायाम मरणम ध्रुवम ऐसा कहा गया है। जो डोला है उसका परित्याग करना चाहिए। भगवती जब जिस जिस वार में आते हैं उसका वार का एक फल होता है। जैसे शशि सूर्य गजारोणा शनेर भौमे तुरंग में शुक्र गुरु शुक्र च दोलायाम बुधे नयका प्रकीर्तिता गजे च जलजा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्व सिद्धि स्यात् डोलायाम मरण ध्रुवम। इस प्रकार से बताया। भगवती हर नवरात्र में अलग अलग वाहनों पर आती हैं। इस बार गुरुवार पड़ने से तो डोला है, डोला शुभ नहीं माना जाता है। अशुभ कार्य इत्यादि और दुर्घटनाएं दुर्भिक्ष इत्यादि होते हैं, तो उसका शमन करके उसका शांतिपूर्वक करके जो विद्वान हैं सब समझते हैं उसका शांति शमन करना चाहिए। और जो कलश स्थापना का वो प्रशस्त मुहूर्त है उसके लिए कहा गया है, प्रशस्त मुहूर्त बताया गया है शास्त्रों में। अमायुक्तान कर्तव्या प्रतिपश्च कदाचन। अमावस्या युक्त में कलश स्थापना नहीं करना चाहिए, प्रतिपदा में ही कलश स्थापना होनी चाहिए। तो इस बार की स्थिति में सुबह प्रातः सूर्योदय में अमावस्या रह रही है। जब अमावस्या समाप्त हो जाए, प्रतिपदा लग जाए, उसके बाद ही कलश स्थापना करना उपयुक्त रहेगा। और वह समय है आपका 6:40 के बाद में, और वो अपने अपने देशांतर के अनुसार अलग अलग होगा, स्थान के अनुसार। उसमें 5-10 मिनट सूर्योदय के अनुसार घट बढ़ जाएंगे, वो अपने अपने अनुसार देख ले। उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुभ लग्न में करना चाहिए। और दिन में अभिजित मुहूर्त आता है, वो प्रशस्त मुहूर्त है। बाकी नवरात्र का प्रथम दिन होता है तो उसमें अधिक मुहूर्त विचार नहीं किया जाता है, पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। अमावस्या को त्याग के कलश स्थापना कर सकते हैं नवरात्र इत्यादि के लिए। अब इसके बाद विचार होता है कि नवरात्र में जो घट स्थापना है उसको कब विसर्जन करें। नवरात्र पूरा होने के बाद उसको कब विसर्जन करना चाहिए, नवमी में करना चाहिए कि दशमी में करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं नवम्याम न प्रकर्तव्यम नवरात्रोपवाहनम दशम्याम चैव विसर्जनम कुर्यात न तो नवम्याम कदाचन। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नवमी में किसी भी परिस्थिति में विसर्जन नहीं करना चाहिए, दशमी में ही विसर्जन होना चाहिए मत है। बाकी हरी इच्छा है, हरी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होना है। जो ज्योतिषीय पक्ष कहता है उसके अनुसार रौद्र नामक संवत्सर है, गुरु राजा है, मंगल मंत्री है,
तो इस स्थिति में गुरु मिथुन पर हैं और कर्क की ओर अग्रसर हैं, तो अच्छी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी शनि कुंभ में है और गोचर का तो व्यापक फल है, हर राशि के अनुसार अलग अलग होगा। मेष के लिए अलग फल होगा, वृषभ के लिए अलग होगा। हम व्यक्तिगत फलादेश यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमने केवल संपूर्ण गोचर के अनुसार बताया। व्यक्तिगत के लिए आप हमारे से व्यक्तिगत वार्तालाप कर सकते हैं और हम व्यक्तिगत कभी वीडियो बनाएंगे तो उससे वार्तालाप पता चल जाएगा। तो अभी हम केवल शास्त्रीय पक्ष जानने और शास्त्रीय पक्ष को रखना चाह रहे थे, समय का अभाव था तो जल्दीबाजी में यह वीडियो बनाया गया है। इसमें जो भी जानकारी आपको दी गई है वो पूर्णतः शास्त्र सम्मत है और शास्त्रों को माध्यम में रखते हुए ही आपको सारी बातें बताई गई हैं। तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्र महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो, बहुत बहुत खुशी आपके जीवन में बरसे, भगवती खूब कृपा करें, भगवान खूब अनुग्रह करें, राष्ट्र की उत्तरोत्तर उन्नति हो, राष्ट्र उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़े। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम इसी भावना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पुनः आपसे किसी नए विषय पर शीघ्रता से मिलेंगे।